नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के ऑनलाइन बैच का फ्री में रिवीजन क्लास, जिसमें कि जीके जीएस ब्रह्मास्त्र सीरीज का रिवीजन करवाया जाएगा। इसमें टॉपिक चल रही है बायोलॉजी की। आज ये तीसरी क्लास है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज शुरू करते हैं आज की क्लास। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। यदि बाहरी झिल्ली हटा दिया जाए तो बचा हुआ भाग माइटोप्लास्ट कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। माइटोप्लास्ट किसे कहते हैं? तो बाहरी झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहते हैं। आइए देखते हैं, अगला टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे के द्वारा की गई थी। यह क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन करता है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। यदि कोई खराब सेल होती है तो लाइसोसोम उसके पास जा कर के एटम बम की तरह उस सेल को और खुद को भी समाप्त कर लेता है। इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का सफाई कर्मी या एटम बम भी इसे कहते हैं, यानी लाइसोसोम को कहते हैं। अगला पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका हिंदी में नाम है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई थी। यह एक परिवहन अंग है। इसके दो भाग पाए जाते हैं। केंद्रक के चारों देखिए बाहर ये लगा हुआ भाग है जिसपे राइबोसोम स्थित होता है, उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिसपे राइबोसोम अनुपस्थित होता है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और जहाँ पे राइबोसोम अनुपस्थित होता है वहाँ लिपिड का निर्माण होता है। नोट पॉइंट देखते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण इसका करना काम है और इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अगला पॉइंट है राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। पैलेट कण भी इसे कहते हैं क्योंकि पैलेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। यह झिल्ली रहित आवरण है। प्रोटीन की फैक्ट्री इसे कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है। कोशिका का इंजन भी कहते हैं। नोट पॉइंट है राइबोसोम झिल्ली रहित होता है। दोहरी युक्त झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है? तो आप महक ट्रिक से याद रख सकते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और न्यूक्लियस, ये दोहरी युक्त संरचना है। अगला पॉइंट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है? तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। पादप में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं और जंतु सेल में इसे गोल्जी बॉडी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पादप में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? तो इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। यह प्रमुख स्त्रावण अंग है। सेल से महत्वपूर्ण पदार्थ बाहर निकालने का काम करता है। सेंट्रोसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रोसोम इसकी खोज करता है बोवेरी। यह उपस्थित होता है केवल जंतु कोशिका में, यानी प्लांट सेल में यह अनुपस्थित होता है। इसका कार्य है कोशिका विभाजन में हेल्प करना। आकृति इसकी बेलनाकार होती है। लवक देखते हैं यानी प्लास्टिड, यह केवल प्लांट सेल में उपस्थित होता है, यानी कि यह जंतु सेल में नहीं पाया जाता। लवक तीन प्रकार के होते हैं। पहला अवर्णिक लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, दूसरा वर्णिक लवक यानी क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। तो अवर्णिक लवक यह बिना रंग का होता है। खाद्य संचय का कार्य किया जाता है इसमें। सफ़ेद रंग का अनाज गेहूं में यह पाया जाता है। वर्णिक लवक यह रंग प्रदान करने वाला लवक है जिसे कि क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। टमाटर में लाल रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट लाइकोपीन के कारण। गाजर का रंग होता है ऑरेंज बीटा कैरोटीन के कारण। पीलिया में पीला रंग बिलीरुबिन के कारण होता है और यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। हरित लवक के बारे में देखते हैं। हरित लवक में पर्ण हरित पाया जाता है जिसे कि क्लोरोफिल कहते हैं।
क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। स्टार्च या माड़ यह पादप का खाद्य संचय है। ग्लाइकोजन जंतु का खाद्य संचय है। हरित लवक के बारे में देखते हैं। हरित लवक यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों में रसोई घर इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। नोट पॉइंट देखते हैं। प्लांट अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। ये एक प्लांट है जो कि जड़ से पानी को ग्रहण करेगा और वायु से यानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और हरित लवक पौधे में उपस्थित होता है। यह रिएक्शन होगा जिससे कि भोजन का निर्माण होगा C6H12O6 का, और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। नोट पॉइंट देखते हैं। श्वसन का उल्टा प्रकाश संश्लेषण होता है। आइए प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन देखते हैं। C6CO2 + 6H2O सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन होगा जिससे कि ग्लूकोज यानी फूड का निर्माण होगा C6H12O6 का, और 6O2 ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। प्रकाश संश्लेषण सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण होता है, इसलिए इसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ऊर्जा ट्रांसफर कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण में? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नोट पॉइंट देखते हैं। श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। आइए श्वसन की प्रक्रिया देखते हैं। C6H12O6 और ऑक्सीजन ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, टूट करके 6CO2 + H2O बनाते हैं जिससे कि एनर्जी बाहर निकलती है। यह जटिल अणु से सरल अणु की एक प्रक्रिया है। आप ध्यान रखेंगे श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है और फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। आप दोनों को अवश्य ध्यान रखेंगे, यानी कि रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक रिएक्शन है और फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शन है। क्वेश्चन है पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो पौधे हो या जंतु हो सभी श्वसन में O2 ग्रहण करते हैं और CO2 का उत्सर्जन करते हैं। नोट पॉइंट देखते हैं। कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है? तो मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है और मिनिमम प्रकाश संश्लेषण हरे रंग की उपस्थिति में होता है। आइए पोषण के आधार पर देखते हैं। जीव होते हैं स्वपोषी या फिर विषमपोषी। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जैसे कि प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ्स ये दूसरों पर अपना भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जैसे कि मनुष्य, जंतु आदि। केंद्रक के बारे में देखते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। यदि आप देखे होंगे पहली वीडियो तो आपको पता होगा टर्मिनोलॉजी। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस होता है और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी कहते हैं। केंद्रक के अंदर धागे नुमा जो संरचना पाई जाती है आप देख सकते हैं, इसे क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। इसके अंदर गुणसूत्र उपस्थित होता है। आनुवांशिक भाग देखते हैं। गुणसूत्र का भाग DNA होता है और यह हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। नोट पॉइंट देखते हैं। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन होती है। आइए देखते हैं जब न्यूक्लियस से हिस्टोन प्रोटीन को बाहर निकाला जाता है तो आपको ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा। क्रोमोसोम जुड़े होते हैं, यहाँ पे सेंट्रोमियर कहते हैं, जहाँ पे जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम शब्द वाल्डेयर ने दिया था। मनुष्य में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि जोड़े में बात किया जाए तो 23 जोड़ा। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम यानी कायिक गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम यानी लैंगिक गुणसूत्र।
कायिक गुणसूत्र की संख्या 44 यानी 22 जोड़ी होती है और लैंगिक गुणसूत्र की संख्या 2 यानी 1 जोड़ी होती है। लैंगिक गुणसूत्र को एलोसोम भी कहते हैं। नोट पॉइंट देखते हैं। वाई गुणसूत्र नर या मादा का निर्धारण करता है। एक जोड़ी में जो कि 2 गुणसूत्र होते हैं या नर और मादा, यदि एक्स वाई होगा तो नर होगा और यदि एक्स एक्स गुणसूत्र होगा तो मादा होगा। अपवाद देखते हैं। अंडाणु यानी ओवम, शुक्राणु एवं यानी कि स्पर्म में 23 गुणसूत्र अंडाणु में पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र शुक्राणु में पाए जाते हैं। ये मिल करके 46 होते हैं। आइए देखते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के 23 गुणसूत्र मिल करके जब निषेचन होता है तो भ्रूण का निर्माण होगा, जिसमें कि 46 गुणसूत्र मिलेंगे और ये डिसाइड होगा कि भ्रूण मेल है कि फीमेल। आइए देखते हैं इसके पार्ट। एक व्यक्ति है, इसकी एक कोशिका यदि बाहर निकालते हैं तो कोशिका के अंदर केंद्रक प्राप्त होगा। केंद्रक के अंदर जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है वो गुणसूत्र कहलाता है। गुणसूत्र को जब छोटा करेंगे तो डीएनए का पार्ट हमें प्राप्त होगा। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। डीएनए का छोटा पार्ट यानी छोटा भाग जीन कहलाता है। आइए देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। रेट्रोवायरस और एड्स के एचआईवी वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। आप इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन डेली मात्र 10 मिनट में करवाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।